वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें जिससे इंसानी खून का शदीद नशा चढ़ा हुआ हो। इसकी आंखों में एक अजीब सी भूख और शिद्दत थी जो देखने वाले के रूंगटे खड़े कर दे हुआ। इसके से निकला कमरा तो तुमने बहुत खूबसूरत और उम्दा तरीके से सीट कर रखा है। उसने मुस्कुराते हुए चारों तरफ नजर दौड़ाए। ड्रेसिंग टेबल पर मेरे मुख्तलिफ परफ्यूम्स की बोतलें निहायत सलीके से सजाई हुई थीं। इनकी चमकदार सतहें रोशनी में झिलमिलाती हुई। सामने वाली बिक रैक पर मेरी पसंदीदा किताबें तरतीब से रखी थी, जिनमें से कुछ कदीम और कुछ नई थी। हर चीज अपनी जगह पर थी, जैसे किसी ने बड़े प्यार और तवज्जो से सब कुछ संवारा हो। वो मेरी किताबों की अलमारी के सामने खड़ा होकर मेरी किताबों को गौर से देखने लगा। वहाँ मुख्तलिफ किस्म की नावल्स, शायरी की मजमूएं, अदबी किताबें और दीगर दिलचस्प तहरीरें सलीके से तरतीब से रखी हुई थी। इसकी आंखों में दिलचस्पी और तारीफ का एक खूबसूरत इम्तिजाज था। हाँ, मुझे परफ्यूम्स और किताबों का बहुत शौक है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वाह, किताबों का तो मुझे भी बहुत शौक है। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बोला, किसी दिन जरूर आकर तुम्हारी ये पूरी कलेक्शन देखूंगा। तुमने कितनी खूबसूरत और दिलचस्प तरीके से सब किताबें सजाई हैं। हर किताब की जगह अलग लगती है, जैसे तुमने हर एक के साथ बहुत प्यार और तवज्जो से निपटा हो। वो कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया, फिर नर्म और पुरजोश आवाज में बोला, किताबें मुझे हमेशा एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। परफ्यूम्स की खुशबू भी ऐसे ही रूह को सुकून देती है। दोनों चीजें मिलकर जब माहौल को महका देती हैं तो दिल को बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी ये कलेक्शन देखकर लगता है कि तुम भी उन चीजों से बहुत मोहब्बत करती हो। इसने एक किताब को आहिस्ता से हाथ में उठाया, इसके सफ़हात को निहायत एहतियात से देखा और मुस्कुराते हुए वापस रख दिया। इसके चेहरे पर एक पुरअमन और मुतमईन इजहार था। इस वक्त तो मैं ये बताने आई थी कि जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, आंटी को अचानक बुखार हो गया है और उनका भी बहुत दर्द कर रहा है। वो बेचैनी से हुई है। तुम जल्दी से उनके लिए दवाई ला दो, कोई अच्छी दवा जो बुखार और दर्द दोनों में आराम दे। मैंने तो शाम को अपनी सहेली के घर जाना था, वही जो जल्द ही शादी करने वाली है। आज इसके ससुराल वाले आ रहे हैं, इसलिए वहां सब कुछ संभालना भी है। मैंने सोचा था कि शाम को खूब तैयार होकर जाऊंगी, लेकिन अब आंटी की यह हालत देखकर दिल बहुत परेशान है। वो कुछ लम्हों के लिए रुक कर आह भरती हुई बोली, तुम जल्दी करो ना, मैं नीचे उनके पास बैठी हूं। अगर तुम्हें देर हुई तो मैं खुद दवाई लाने चली जाऊंगी, लेकिन तुम भी साथ चलो तो अच्छा रहेगा। दुल्हन का जोड़ा देने का काम भी तो मुझ पर है। अब खला की यह अचानक परेशानी आ पड़ी है। अगर मैं शाम तक उन्हें संभाल लूं तो ही रह सकूंगी ना। वो नादानिस्तगी में अपनी परेशानी जबान पर ला गई थी। इसकी आवाज में बेचैनी, जल्दी और थोड़ी सी बेबसी का मलगूबा था। आंखें कदरे परेशान थीं, जैसे दिल में दो जहानों की कशमकश चल रही हो। जल्दी आना भाई, भूलना मत, कहकर वो तेजी से पलटी और वापस लौट गई। इसके कदमों की आवाज सीढ़ियों में गूंजती रही। इसके जाने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी और खलिश पैदा हो गई। दिल में एहसास जुर्म जाग उठा। एक तरफ आंटी की तकलीफ थी, जो पर बेचैनी से हुई थी, दूसरी तरफ सहेली की शादी की खुशी और तकरीब भी दिल को खींच रही थी। मैंने सोचा कि अगर मैं अभी न गई तो सहेली नाराज हो सकती है, मगर आंटी को इस हालत में अकेले छोड़ना भी दिल को कबूल नहीं हो रहा था। मैं कुछ देर खड़ी रही, हाथ में कपड़ा थामे, और खुद से सवाल करती रही कि अब क्या करूं। आखिरकार एक गहरी सांस लेकर मैंने तैयार होने का फैसला किया। दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि जल्द अज जल्द दवाई लाकर आंटी को दे दूं और फिर देखूं क्या करना है। इतने में बाहर से आंटी की हल्की सी खांसी की आवाज आई, जो मेरे दिल को और भी भारी कर गई। इस वक्त मेरे अंदर एक खालिस मर्दाना खुद गरज खुशी जाग उठी। वो सोच जो बहुत गहरी और तारीक थी कि मैंने इसे तोड़ कर रख दिया है। मुझे क्या खबर थी कि औरत को हराने के लिए मर्द अक्सर ताकत के नशे का सहारा लेता है। वो गोलियां, वो झूठी कुव्वत, वो सब कुछ जो हकीकत में कमजोरी को छुपाने का एक तरीका होता है।
दीवारों पर लिखे हुए अल्फाज जैसे मेरे सामने नाच रहे थे। यही तल्ख हकीकत है, मर्दाना कमजोरी का वो शर्तिया इलाज जो बाहर से बड़ी ताकत दिखाता है मगर अंदर से बहुत खाली और कमजोर होता है। इसी तारीख खुशी ने मेरे दिल को घेर लिया। एक तरफ तो जीत का एहसास था, दूसरी तरफ एक अजीब सी खालीपन भी। क्या यही है मर्दानगी का असल चेहरा? क्या औरत को कमजोर करके ही मर्द खुद को मजबूत समझता है? ये सोच मेरे जहन में बार बार घूम रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली, मगर वो तल्ख हकीकत मेरे सामने से हटने का नाम न ले रही थी। इस वक्त मैंने भाभी को जाते हुए देख लिया। वो बहुत ही खूबसूरत, लचकदार अंदाज में चल रही थी। उनका वकार भरा चाल और लिबास उनकी शख्सियत को मजीद खूबसूरत बना रहा था। हर कदम के साथ एक वकार झलकता था। मैंने जल्दी से ताज़ा होकर नीचे आया। भाभी बरामदे में रखी मेज के पास खड़ी थी। शायद वो मेरा ही इंतजार कर रही थी। मेज पर चाय का कप रखा हुआ था और वो कदरे परेशान मगर पुरसुकून लग रही थी। उनके चेहरे पर फिक्रमंदी के हल्के आसार थे जो आंटी की बीमारी की वजह से बढ़ गए थे। मैंने उनके करीब जाकर नरम आवाज में पूछा, भाभी अब ठीक तो है ना? वो मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगी। उनकी मुस्कुराहट में एक भाई जैसा प्यार था जो मेरे दिल को सुकून दे रहा था। भाभी नाश्ते की चीजें मेज पर तरतीब दे रही थी। उनके हाथों में एहतियात और मोहब्बत का एहसास था। मैंने उनके करीब जाकर कहा, भाभी अब नाश्ता रख रही हैं, मैं आंटी का हाल पूछ लूं? भाभी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और आहिस्ता से बोले, जी हाँ, जाकर देख लो, वो अभी भी कमरे में ही हैं। आंटी के कमरे में दाखिल होते ही भाभी ने नरम आवाज में कहा, वैसे रात तुमने सच्ची मुझे बहुत थका दिया था। इनकी आवाज में एक हल्की सी शिकायत थी मगर चेहरे पर मुस्कुराहट भी मौजूद थी। बड़ी मुश्किल से नीचे आई हूं, अब भी बहुत भारी लग रहा है। मैं उनके करीब आया और उनके माथे पर हाथ रखकर बुखार चेक किया। उनका माथा कदरे गर्म था मगर इतना नहीं जितना रात को था। मैंने फिक्रमंद होकर पूछा, अब कैसा महसूस हो रहा है भाभी? दर्द तो कम हुआ है ना? भाभी ने एक गहरी सांस ली और मेरे हाथ को हटाते हुए आहिस्ता से बोले, अब थोड़ा बेहतर है, तुम फिक्र ना करो। आंटी को भी दवाई दे दी थी, अब वो आराम कर रही है। मेरे दिल में एक अजीब सी नर्म एहसास जाग उठा। भाभी की थकन भरी आंखें और उनका सब्र देखकर मुझे अफसोस भी हो रहा था। मैंने सोचा कि आज उन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करने देना चाहिए। भाभी ने शर्माते हुए आंखें झुका लें और आहिस्ता से बोले, हाँ, मज़े तो बहुत आया। बहुत सालों बाद ऐसा सुकून और खुशी मिली है। मेरे दिल में एक गहरी तस्कीन भरी सांस उठी। मैंने आंखें बंद करके लंबा सांस लिया, जैसे एक भारी बोझ उतर गया हो। अलबत्ता भाभी के चेहरे पर अब भी हल्का सा गुस्सा और नाराजगी के आसार थे। उनकी आंखें कदरे परेशान थीं। तब मुझे अचानक याद आया मैंने फौरन सोचा कि रात की वजह से वो थक गई हैं और शायद मुझसे नाराज भी हैं। दिल में एक एहसास जुर्म जाग उठा। मैंने नर्म और माजरत भरे लहजे में कहा, भाभी अगर आपको तकलीफ हुई है तो मुआफ कर देना। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी थकन हो जाएगी। भाभी ने कुछ न कहा, सिर्फ एक गहरी सांस भरी और मेज की तरफ देखने लगी। उनकी खामोशी मुझे और भी बेचैन कर रही थी। भाभी ने तो शाम को अपनी सहेली के घर जाना था, जहां दुल्हन का जोड़ा देने और दीगर तकरीबात में मदद करनी थी। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, अरे भाभी, आप गई नहीं? भाभी ने कदरे तनक कर हल्के गुस्से भरे लहजे में जवाब दिया, नवाबजादे आते तो जाती। वो एक लम्हे के लिए रुक कर बोले, अब खाला की तबीयत कदरे बेहतर है, लेकिन फिर भी मुकम्मल आराम की जरूरत है। मैं उन्हें इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकती। शाम की तकरीब तो खैर है, मगर खाला की सेहत सबसे अहम है।
इनकी आवाज़ में जिम्मेदारी और परेशानी का वाज़ेह एहसास था। वो मेज़ पर नाश्ते की प्लेट्स तरतीब देते हुए आगे बोले, तुमने देखा ना कि रात भर वो कितनी बेचैन रहे। अभी भी में दर्द है। मैंने सोचा है कि आज सहेली के घर जाने की बजाय उनके पास रहूं। मेरे दिल में एक बार फिर एहसास जुर्म जाग उठा। भाभी की यह कुर्बानी देखकर मुझे एहसास हुआ कि वो कितनी जिम्मेदार और ख्याल रखने वाली हैं। मैंने नर्म आवाज में कहा, आप फिक्र ना करें भाभी, मैं आंटी के साथ रह लूंगा। आप अगर जाना चाहें तो जा सकती हैं। भाभी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया, मगर उनकी आंखों में अब भी तरद्दुद था। भाभी ने तो सहेली के घर जाना था, मगर खाला की तबीयत की वजह से सब प्लान बदल गए थे। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखते हुए कहा, अरे भाभी, आप गई नहीं? भाभी ने कदरे तनक कर हल्के गुस्से और बेचैनी भरे लहजे में जवाब दिया, नवाबजादे आते तो जाती। अभी तो खाला की तबीयत कदरे बेहतर है, लेकिन फिर भी मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। वो एक लम्हे के लिए रुककर आह भरती हुई बोले, मैं उन्हें इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकती। सहेली के घर की तकरीब तो खैर चलती रहेगी, मगर घर की जिम्मेदारी सबसे पहले है। मैंने उनके चेहरे को गौर से देखा। इनकी आंखों में थकन के साथ साथ एक जिम्मेदाराना फिक्र भी थी। मैंने नर्म आवाज में कहा, भाभी, अगर आप जाना चाहें तो मैं आंटी के पास रह लूंगा। आप बिला जेजे का जाएं। भाभी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया, मगर उनकी मुस्कुराहट में उदासी थी। नहीं, तुम फिक्र ना करो। मैंने सहेली को फोन करके माजरत कर ली है। वो समझ गई है। खाला की सेहत अहम है। वो मेज पर नाश्ते की प्लेट मेरे सामने रखती हुई बोले, बैठो, नाश्ता करो। थोड़ा सा तो खा लो। रात भर तुम भी जागते रहे हो। मैंने बैठते हुए उनकी तरफ देखा। दिल में एक अजीब सी नर्म एहसास पैदा हो रहा था। भाभी की यह कुर्बानी, उनका सब्र और घर के लिए उनकी फिक्र देखकर मुझे एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी दिल वाली है। नाश्ता करते हुए हम दोनों कुछ देर खामोश रहे। बाहर से परिंदों की आवाजें आ रही थीं और कमरे में एक हल्की सी धूप छनकर आ रही थी। माहौल में एक अजीब सी सुकून भरी तनाव था। नाश्ते के दौरान कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मैं चाय का कप हाथ में लिए भाभी के चेहरे को चोरी चोरी देख रहा था। इनकी आंखों में थकन के साथ साथ एक नम सी उदासी भी थी जो दिल को छू रही थी। भाभी ने आहिस्ता से मेरी तरफ देखा और पूछा, तुमने आंटी को दवाई दे दी थी ना? जी हाँ, दे दी है। अब वो थोड़ा सा सो रही हैं, मैंने जवाब दिया। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोले, रात बहुत लंबी थी। मैं सोच रही थी कि आज सहेली के घर जाकर दुल्हन का जोड़ा दे आती, सब खुश होते, मगर खाला की हालत देखकर दिल ही नहीं माना। इनकी आवाज में जिम्मेदारी और कुर्बानी का एहसास झलक रहा था। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, मगर अल्फाज में ही अटक गए। आखिरकार मैंने नर्म लहजे में कहा, भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। कोई और होता तो शायद सहेली के घर चला जाता, मगर अपने खाला को तरजीह दी। भाभी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए सर हिलाया, घर वालों का ख्याल रखना तो हमारी जिम्मेदारी है ना। शादी तो दूसरी भी हो जाएगी, मगर खाला जैसे बुजुर्ग को तकलीफ में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। मैंने उनकी बात सुनकर दिल ही दिल में सोचा कि भाभी वाकई एक नायाब औरत हैं, साबिर, जिम्मेदार और दिल की साफ। रात की वो लम्हात मेरे जहन में घूम गए, मगर मैंने फौरन इन ख्यालात को झटका दिया। इतने में ऊपर से आंटी की हल्की सी आवाज आई। भाभी फौरन उठी। मैं देखती हूँ, तुम नाश्ता मुकम्मल करो। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। उनके चलते हुए कदमों में अब भी वही लचक थी, मगर आज इस लचक में थकन ज्यादा थी। मैंने उनके जाने के बाद एक गहरी सांस ली और सोचने लगा कि आज का दिन कैसे गुजरेगा। दिल में एक तरफ भाभी के लिए एहतराम बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ एक हल्की सी बेचैनी भी थी। भाभी तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आंटी के कमरे की तरफ चली गई।
मैं भी नाश्ता अधूरा छोड़कर उनके पीछे हो लिया। आंटी के कमरे में दाखिल होते ही एक हल्की सी धुंधली रोशनी और दवाई की महक का एहसास हुआ। आंटी बिस्तर पर आहिस्ता आहिस्ता लेटी हुई थी। उनका चेहरा कदरे पीला था मगर आंखें खुली हुई थी। भाभी ने उनके सरहाने बैठते हुए निहायत प्यार से, आंटी, कैसा महसूस हो रहा है अब? भाभी ने नर्म आवाज में पूछा। आंटी ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अब थोड़ा बेहतर है बेटी। तुमने रात भर मेरे सरहाने बैठी रखा, तुम खुद भी बहुत थक गई होगी। भाभी ने आंटी के पेशानी पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोले, आप फिक्र ना करें आंटी, मैं ठीक हूं। आपका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं दरवाजे के पास खड़ा ये मंजर देख रहा था। भाभी की यह मोहब्बत भरी देखभाल देखकर दिल में एक अजीब सी गर्मी सी फैल गई। वो खुद थकी हुई थी, फिर भी आंटी के लिए उनका सब्र और ख्याल नाकाबिले यकीन था। आंटी ने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से बोले, बेटा, तुम भी जाकर आराम कर लो। रात तुम दोनों ने बहुत खिदमत की है। मैंने सर हिलाया मगर मेरी निगाहें बार बार भाभी की तरफ जा रही थीं। भाभी ने आंटी को दवाई पिलाई, इनके सरहाने तकिया दुरुस्त किया और कमरे की खिड़की से हल्की धूप आने दी। उनके हर हरकत में निहायत नरमी और देखभाल थी। जब हम दोनों कमरे से बाहर निकले तो भाभी ने एक गहरी सांस ली और मुझसे कहा, शाम तक अगर उनकी तबीयत मजीद बेहतर हो गई तो मैं सहेली के घर जरूर चली जाऊंगी। अभी तो उनके पास रहना ही बेहतर है। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए नर्म लहजे में कहा, भाभी, आप वाकई बहुत अच्छी हैं। वो शर्मा कर मुस्करा दें और कोई जवाब दिए बगैर नीचे बरामदे की तरफ चल पड़ी। मैं इनके पीछे चल रहा था। दिल में एक तरफ एहतराम था तो दूसरी तरफ रात वाले लम्हात की याद ने एक हल्की सी बेचैनी भी पैदा कर दी थी। नीचे बरामदे में आकर भाभी ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुम भी बैठो, चाय ठंडी हो रही है। मैं उनके सामने बैठ गया। दोनों के दरमियान एक खामोशी थी जो बोलने से ज्यादा एहसासात से भरी हुई थी। मैंने चाय का कप उठाया मगर मेरी निगाहें बार बार भाभी के चेहरे की तरफ उठ रही थी। उनकी आंखों में थकन थी मगर इस थकन के पीछे एक अजीब सी खूबसूरती भी थी, सब्र और जिम्मेदारी की खूबसूरती। मैंने हिम्मत करके कहा, भाभी, अपने सहेली के घर जाने का प्रोग्राम छोड़ दिया, दिल बुरा तो नहीं लग रहा? भाभी ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, दिल तो बुरा लगता है ना। सहेली की शादी है, सब खुशी मना रहे होंगे, मगर क्या करती? खाला की हालत देखकर दिल ही नहीं माना। वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानती है। इस वक्त उनका साथ देना ज्यादा जरूरी था। इनकी बात सुनकर मेरे दिल में एहतराम और भी बढ़ गया। मैंने आहिस्ता से कहा, आप वाकई बहुत बड़े दिल की हैं भाभी। आजकल ऐसे लोग कम ही मिलते हैं जो दूसरों की तकलीफ में अपनी खुशी कुर्बान कर दें। भाभी ने शर्माते हुए नजर झुका ली। उनके पर हल्का सा गुलाबी रंग फैल गया। कुछ देर खामोशी रही, फिर वो बोले, तुम भी रात भर जागते रहे, थके तो नहीं हो? जाओ, थोड़ा आराम कर लो। नहीं, मैं ठीक हूं, मैंने फौरन जवाब दिया। अगर आप इजाजत दें तो मैं आज घर पर ही रह लूं। आंटी का ख्याल रखने में आपका हाथ बटा सकता हूं। भाभी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक नरम सी नजर आए। अगर तुम रह सको तो बहुत अच्छा होगा। अकेले बहुत भारी लग रहा था आज। इतने में बाहर से हल्की धूप और परिंदों की आवाजें आ रही थीं। घर में एक अजीब सी सुकून भरी तन्हाई थी। मैंने सोचा कि शायद ये दिन भाभी के करीब रहने का मौका भी बन जाए। दिल में एक हल्की सी खुशी के साथ साथ जिम्मेदारी का एहसास भी जाग उठा। भाभी उठी और बावर्ची खाने की तरफ जाती हुई बोले, मैं आंटी के लिए कुछ हल्का सा सूप बना लेती हूँ। तुम बैठो, आराम करो। मैंने उनके जाने वाले कदमों को देखा और दिल ही दिल में सोचा कि यह औरत वाकई खास है।